गुड आफ्टरनून। सो आज के लेक्चर में वी सपोज टू स्टार्ट विथ यूनिट 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट 3 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ यूनिट 4। ओके, सो एज यू कैन सी हम लोगों का यूनिट 4 में टोटल 4 चैप्टर्स भी है। तो उसमें से मैंने यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग आपको नोट्स दिया हुआ है। दिस इज आवर चैप्टर 1 यूनिट 4 के ये 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट इज वेरिफिकेशन वैलिडेशन, सेकेंड इज टेस्टिंग, थर्ड इज सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड फोर्थ इज सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हम लोगों के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो फर्स्ट 3 यूनिट्स में थे। नाउ इफ फर्स्ट 3 यूनिट्स आर क्लियर तो आपको आगे के जो लास्ट 2 यूनिट्स जो है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने फर्स्ट 3 यूनिट्स में किए हैं डिस्कस, वही सेम कहीं ना कहीं थोड़े और एडवांस चीजों के साथ में आएंगे। So there is nothing very unique or something which is very new which is there in this 2 units. So ये 2 units जो है वो आपके बहुत smoothly complete होंगे। So we have something which is called as V model in so as you can see we have V model या verification validation बोलते हैं इसको। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास ये एक डायग्राम मिलेगा आपको। आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन। ब्राउजर में मैंने जो डायग्राम ओपन किया है विजिबल है ना सबको? गाइस, इज इट विजिबल? हेलो? यस सर। यस, या ओके। सो याद रखो दिस इज आवर डायग्राम जो हम लोगों को अभी चैप्टर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम जो डायग्राम है यू सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम। मैं आपके सर्टन डायग्राम्स जो अगर मिसिंग है या जो मैं आपको नए बता रहा हूँ, ये सेम डायग्राम्स जो है वो मैं अभी जो हम लोगों का टीम है वहां पे अपडेट कर दूंगा। सो आपको वहां से रेफर करना है। सो एज यू कैन सी ये साइड जो है हम लोगों का इन वी मॉडल। अब देखो ये डायग्राम वी जैसा दिखता है, इसके लिए हम लोग वी मॉडल बोलता है इसको। ये साइड जो है दिस साइड इज कॉल्ड एज वैलिडेशन, सॉरी वेरिफिकेशन। ये आपका वेरिफिकेशन आएगा एंड दिस साइड इज वैलिडेशन। ओके, सो एज यू कैन सी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूल लेवल डिजाइन, ऑलरेडी हम लोगों ने ये SDLCs जो पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा है हम लोगों ने ये। तो ये सेम चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो वी मॉडल के बारे में आपको यहाँ से पढ़ लेना है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। अब वी मॉडल आपको बेनिफिट क्या करता है या इसके एडवांटेजेस क्या रहता है? सो ये वाला जो साइड है इसको हम लोग SDLC बोलते हैं इन वी मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन में आपके 3 टाइप के डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूल लेवल डिजाइन। देन जहां से हम लोग कोडिंग चालू करते हैं, कोडिंग से सारे फेजेस जो है वो वेरिफिकेशन में आते हैं, याद रखो। सो वेरिफिकेशन में क्या आएगा, कोडिंग किया तो आप वहां पे टेस्टिंग वाला जो भी पार्ट है ना इसको हम लोग STLC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो वी मॉडल में वेरिफिकेशन को SDLC बोलेंगे एंड वैलिडेशन को STLC बोलेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। कोडिंग, ये कोडिंग वाला पॉइंट जो है यहां से आपका STLC या वेरिफिकेशन फेज जो है वो स्टार्ट होता है। यहां तक एट दिस पॉइंट ये मॉड्यूल डिजाइन तक जो भी है उसको हम लोग वेरिफिकेशन वाले पार्ट में डालते हैं, और कोडिंग से आगे सारे पार्ट जो है ये आपके वैलिडेशन में आएंगे। मतलब जहां पे आपने जो भी बनाया है उसको हम लोग वैलिडेट करते जाएंगे। सो वॉट एवर वी आर डेवलपिंग वी आर टेस्टिंग इट। सो जैसे अगर यूनिट टेस्ट है, सो अगर आपका मॉड्यूल डिजाइन अगर करेक्ट बना हुआ है, आपने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सेग्रीगेशन अगर करेक्ट किया है, तो आपका यूनिट टेस्ट जो है वो सक्सेस होगा, इसका ये मतलब है। देन आर्किटेक्चर डिजाइन जो आपने प्रोवाइड किया था, सो इफ इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आर्किटेक्चर डिजाइन जहां पे आपने कौन से मॉड्यूल किसके साथ कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, वो आर्किटेक्चर डिजाइन में अगर आपने मॉड्यूल कनेक्शंस अगर प्रॉपर बताए थे तो आपका इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो सक्सेस होगा।
सेम वे सिस्टम टेस्ट कब सक्सेस होगा, जब ओवरऑल सिस्टम डिजाइन जो आपने बनाया था कंप्लीट सिस्टम का, कि कितने फंक्शंस, कितने मॉड्यूल, कितने सब मॉड्यूल्स, ये पूरा डिटेलिंग जो आपने प्रोवाइड किया था विद वन डिजाइन विच इज कॉल्ड एज सिस्टम डिजाइन, तो ये डिजाइन अगर करेक्ट था तो आपका सिस्टम टेस्टिंग जो है वो सक्सेस होगा। एंड क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अगर हम लोगों ने प्रॉपर समझे थे, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग अगर एंड एनालिसिस अगर करेक्ट हुआ था, तो आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो सक्सेस होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मॉड्यूल डिजाइन अगर करेक्ट है तो यूनिट टेस्ट सक्सेस होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन अगर करेक्ट है तो इंटीग्रेशन टेस्ट सक्सेस होगा, सिस्टम डिजाइन अगर करेक्ट है तो सिस्टम टेस्टिंग सक्सेस होगा, एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस अगर करेक्ट हुआ है विद फिजिबिलिटी स्टडी, तो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो सक्सेस होगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय वेरिफिकेशन वैलिडेशन। अब ये डायग्राम अगर आपको समझा है, सो अभी हम लोग जो यूनिट 4 में जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वो आपको क्लियरली समझेगा। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, इवेल्युएटिंग द मॉडल, जहां पे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, तो वही बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, रिव्यू, इंस्पेक्शन, मीटिंग्स, ये सब चलेंगे फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, ये सब के लिए। एंड वैलिडेशन में क्या होगा, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, सारे टेस्टिंग जो है वो आपके किस में आएंगे, वैलिडेशन में आएंगे। अब भी हम लोगों ने समझा। सो आफ्टर कोडिंग या फ्रॉम कोडिंग ऑनवर्ड्स आपका वैलिडेशन पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होगा, हम लोगों के पास क्वालिटी एनालिसिस टीम रहेगा, बराबर है, जो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड देन डिजाइनिंग, उसका क्वालिटी क्या है वो वेरीफाई करेगा। सो वही सेम वे में आपको दी दिया है। वेरिफिकेशन में हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है वो कहाँ पे आता है, वैलिडेशन। मींस इफ वी ट्राई टू एग्जीक्यूट द कोड एंड चेक फॉर द आउटपुट, इसका मतलब वो टेस्टिंग हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। Then next we have is verification process, explains whether the outputs are according to inputs or not, बराबर है। Then validation process है, validation process describes whether the software is accepted by user or not, है ना, तो acceptance test आएंगे। So जो मैंने आपको explain किया वही यहाँ पे difference दिया हुआ है। I hope this is very clear to everyone. So verification, validation, दो points जो simple statement में दिया हुआ है। So verification में हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो कैसा रहेगा और उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स है वो आएगा। एंड वैलिडेशन मतलब जो अभी आपने बना लिया है वो अप टू द मार्क एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो आएगा। सो वही सेम यहाँ पे प्रोसेस एंड गोल्स दिए हुए हैं। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ से हम लोगों का स्टैटिक एंड डायनेमिक वेरिफिकेशन, यहाँ से हम लोगों का मेन पॉइंट अब स्टार्ट होता है। उसके पहले जो भी था वो मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया उसके स्पेसिफिक ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस, एक स्टैटिक एंड एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक टेस्ट या स्टैटिक डायनेमिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक वेरिफिकेशन, बराबर है। वी हैव द स्टैटिक वेरिफिकेशन, मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ स्टैटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेशन टू डिस्कवर द प्रॉब्लम्स, नाउ मे बी सप्लीमेंटेड बाय टूल बेस्ड डॉक्यूमेंट्स एंड कोड एनालिसिस, ठीक है। सो वी आर यूजिंग वन और द अदर टूल्स। We are talking about automation tools. I hope this is very clear. तो software testing concerned with exercising and observing product behavior, बराबर है। जहां पे हम लोग क्या करेंगे, आप जब अगर कहीं पे अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट बेसिस पे क्या फंक्शंस होने चाहिए वो आपको एक्चुअल में काम के है या नहीं है, वो सब वेरीफाई करेंगे हम लोग। सो दैट्स कम्स अंडर द डायनेमिक, मतलब प्रोडक्ट बिहेवियर मतलब आपका प्रोडक्ट कौन सी कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा। सो अगर कोई अगर लोड बहुत अगर ज्यादा हो गया उसमें, देन हाउ योर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बिहेव। अगर स्ट्रेस बढ़ गया है, अगर फेलियर आ रहा है, कोई डिफेक्ट्स अगर आ गया है, तो आपका सिस्टम वो फेलियर या डिफेक्ट या एरर को कैसे टैकल करेगा, वो वाले पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। तो स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक एल्गोरिथम्स, लाइक डेटाबेस डिजाइंस, बराबर है, लाइक हम लोगों के जो फ्लो चार्ट्स रहेंगे, तो ये सब के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा, जिसके बेस के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर का बिहेवियर चेक करेंगे।
डायनेमिक मतलब फाइनल एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। मतलब मैं क्या इनपुट एंटर करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए वो मैं बताऊंगा यहाँ पे डायनेमिक में। मतलब इफ आई एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर वो करेक्ट है तो मुझे वो अपने प्रोफाइल पे लेके जाना चाहिए, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो वो आपका वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाला पार्ट हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप कुछ बना रहे हो तो उसके साथ में हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे कि आप प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए यूजर के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे हो रहा है या नहीं। सो सबसे पहले सेम एसडीएलसी वाला पार्ट आएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी। ये तीनों को कंबाइन करके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनेगा। एक बार रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गया तो हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, डमी मॉडल होता है, हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा है ये। उसके बाद आपका हाई लेवल डिजाइन बनेगा। उसके बाद में फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस आएंगे। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में हम लोग बताएंगे कि ओके मिनिमम आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या रहना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए। सॉरी फॉर्मल नहीं, वो इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में बेसिकली हम लोग बताएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर टूल, कौन से डिजाइनिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, डेटाबेस हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, लाइक मैं एमएस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या यूज करूंगा वो आएगा। एंड फाइनली वी हैव अ डिटेल डिजाइन। ये डिटेल डिजाइन फॉलो करके हम लोग कोडिंग करेंगे, है ना। सो डिटेल डिजाइनिंग के बाद में आपका प्रोग्राम आ गया। अब आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, और वो टेस्टिंग आपका कैसे होना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप आपने जो बनाया था उसके साथ विल मैच दिस प्रोग्राम। तो प्रोटोटाइप और प्रोग्राम दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, एंड एज पर द प्रोटोटाइप व्हाट शुड बी आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल फॉर एवरी वन ऑफ यू। सो प्रोग्राम टेस्टिंग, we all know what we mean by program testing. So types of testing दो टाइप के रहेंगे, एक डिफेक्ट टेस्ट रहेगा, as name suggests there are okay now यहाँ पे मैं आपको 5 टाइप्स के डिफेक्ट्स बताता हूँ। आई डोंट नो मैंने आपको पहले बताया है कि नहीं भी बताया या बताया भी है, still we'll discuss those types of defects again. So there are total 5 types of defects. Okay, so total 5 types of defects are there, ठीक है, total 5 types of defects. फर्स्ट जो होगा दैट इज क्रिटिकल डिफेक्ट। अब याद रखो क्रिटिकल डिफेक्ट, यू सपोज टू नोट इट डाउन। मैं सब कुछ यहां पे नहीं लिख रहा हूं। क्रिटिकल डिफेक्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या मॉड्यूल या फंक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग जनरल वर्ड यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर failed and we don't have any other alternative, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का, वो फेल हो गया और उसको छोड़ के हम लोग का इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब अगर ये पार्ट अगर वापस वर्किंग मोड में नहीं आया तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा। देन उसके आगे नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज मेजर डिफेक्ट, जहां पे मैं क्या बोलूंगा, सेम डेफिनेशन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर फेल्ड बट वी डू हैव ऑल्टरनेटिव। सो टेम्पररी मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम बंद नहीं होगा पूरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा सॉफ्टवेयर का जो है वो फेल हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। जैसे आप समझो कि लॉगिन जो है वो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है, अगर लॉगिन नहीं होगा तो आगे का कोई काम ही नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉगिन जो है वो मेरा फेल हो गया, तो अब मेरे पास उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिना लॉगिन के मैं यूजर्स को अलाउ नहीं करूंगा। सो यहाँ पे मेरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो लॉगिन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको रेक्टिफाई या रिजोल्व करने ही पड़ेंगे। जब अगर मैं मेजर टाइप के डिफेक्ट की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई जैसा आप लैपटॉप से अगर लॉगिन कर रहे हैं वेबसाइट से तो लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन मोबाइल से लॉगिन हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा सॉफ्टवेयर का जो है वो फेल हो गया, लेकिन मेरे पास ऑल्टरनेटिव है। मतलब जो काम मैं वेबसाइट से नहीं कर सकता हूं अभी टेम्पररी मैं मोबाइल ऐप से कर दूंगा, चलेगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा उतना जल्दी। थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है, आपका सिस्टम में कोई भी नो फेलियर्स आर देयर,
बट अगेन ये करेक्ट आउटपुट भी जनरेट नहीं कर रहे, करेक्ट आउटपुट भी जनरेट नहीं हो रहा है. सो देर आर नो फेलियर्स, बट द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर आर नॉट जनरेटिंग द करेक्ट आउटपुट. उसको हम लोग मॉडरेट डिफेक्ट बोलेंगे. देन फोर्थ टाइप का जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉस्मेटिक. इसका मतलब क्या होगा? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू GUI और लुक एंड फील. ठीक है. एंड लास्ट एंड फाइनल टाइप का जो डिफेक्ट होता है विच इज कॉल्ड एज माइनर डिफेक्ट. माइनर डिफेक्ट का मतलब क्या है? सम स्पेलिंग मिस्टेक और समथिंग. सो बहुत छोटे से ये डिफेक्ट्स रहेंगे. तो स्पेलिंग मिस्टेक डिफेक्ट्स और सम स्मॉल सच अदर डिफेक्ट्स, इसको हम लोग ये बोलेंगे. सो टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर: क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर. क्रिटिकल. अब यहाँ पे कौन से डिफेक्ट्स को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. सो सपोज अगर स्पेलिंग जो है, कॉलेज का स्पेलिंग, कॉलेज के नाम का स्पेलिंग जो है वो हम लोगों ने रॉन्ग लिखा है, कॉलेज नेम जो है दैट्स रॉन्ग. तो अब क्या होगा कि अगर कोई कॉलेज नेम देख के एडमिशन लेने अगर आ रहा है तो वो कॉलेज का स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग पढ़ के वापस चले जाएगा. सो ये डिफेक्ट जो है वो माइनर है, लेकिन इसका प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है. तो वी सपोज टू सॉल्व दिस माइनर डिफेक्ट एट फर्स्ट. ठीक है. सो यहाँ पे ये 5 में से कौन से डिफेक्ट्स कब सॉल्व करना है इसको हम लोग प्रायोरिटी लिस्टिंग पे डालेंगे. प्रायोरिटी लिस्टिंग आपका 0 to 9 के स्केल पे होगा. 0 मतलब लीस्ट प्रायोरिटी, 9 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो अगर मैं ये माइनर डिफेक्ट जो है जहाँ पे कॉलेज का नाम रॉन्ग है इसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है. देन क्रिटिकल एरर जो है इसको सपोज मैंने 7 प्रायोरिटी दिया है, इसको मैं 5 प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इसको मैं 4 का प्रायोरिटी देता हूँ. तो ये वे में हम लोग डिसाइड करेंगे नंबर वाइज, जो नंबर हाईएस्ट रहेगा वो डिफेक्ट पहले सॉल्व करना है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो these are the 5 types of defects. Okay, now let's get back to our topic. अब यहां पे अगर आप देखेंगे now here as you can see types of testing, defect testing. defect test क्या होता है हम लोगों को पता है. सो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स है या नहीं ये हम लोग चेक करेंगे. अब देखो डिफेक्ट्स जो है ना ये आपके सॉफ्टवेयर जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जब आप रन कर रहे हैं, कुछ इनपुट उसमें डाल रहे हैं, तो वो टाइम पे उसका बिहेवियर क्या है ना वो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे. और वैलिडेशन टेस्टिंग, मतलब वैलिडेशन टेस्टिंग में मेनली हम लोग यहाँ पे क्या पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. अब इन जनरल जब अगर हम लोग सिर्फ वैलिडेशन की बात करते हैं ना उसमें ज्यादा कोई टाइप्स या कुछ भी नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेट होने का मतलब है कि इट शुड मीट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. बहुत सिंपल भाषा में ये बोलेंगे हम लोग. उसके अंदर के टाइप्स ये वो छोड़ दो. देन टेस्टिंग एंड डीबगिंग, नाम पे से पता चल रहा है डीबग करने का मतलब क्या है. जब आप कोई कोड को एग्जीक्यूट करेंगे कोई ना कोई एक एरर आएगा उसमें या बग आएगा. सो ट्राई टू सॉल्व दोज एरर या बग, दैट्स व्हाट वी मीन बाय डीबगिंग. सो टेस्ट जब करेंगे आप सॉफ्टवेयर को तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई एक बग या एरर है. सो डिफेक्ट टेस्टिंग एंड डीबगिंग आर डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस. डिफेक्ट टेस्टिंग में हम लोग 5 कैटेगरी में डालेंगे और उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे. डीबगिंग का मतलब क्या है, कभी आप देखो कि अगर मैं मोबाइल से कुछ जैसे आप देखो कि फेसबुक है या फिर ओके लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक. तो जब मैं मोबाइल से स्टेटस अपडेट कर रहा हूं तो वो जो हम लोगों का वेबसाइट है उस पर डिले दिख रहा है, और जब मैं वेबसाइट से अगर स्टेटस अपडेट करूंगा तो मोबाइल पे वो इमीडिएटली दिख रहा है. ये बग है. मतलब मोबाइल अपडेट वेबसाइट पे जल्दी नहीं जा रहे लेकिन वेबसाइट के अपडेट मोबाइल पे जल्दी से आ रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. देन अगर मैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों से अगर मैं 2 अलग अलग स्टेटस अगर अपडेट कर रहा हूं, सो लैपटॉप से अपडेटेड स्टेटस जो है वो ओवरराइड कर रहा है मोबाइल से अपडेटेड स्टेटस पे. एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 2 फोटो अगर मैंने व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पे डाले, ठीक है, अब 2 फोटो जो है मैंने फेसबुक स्टेटस पे डाले फ्रॉम मोबाइल एंड 2 फोटोज मैंने डाले फ्रॉम लैपटॉप, तो दोनों जाके टोटल 4 फोटो होने चाहिए मेरे स्टेटस पे. लेकिन अभी मेरे सिस्टम में बग है. वो क्या कर रहा है, मोबाइल से आप कोई स्टेटस अपलोड करते हो
और सेम वे आप अगर वेबसाइट से करते हो तो मोबाइल से अपलोडेड फोटो के ऊपर आपके नए वेबसाइट से अपलोडेड फोटो ओवरराइट हो रहे हैं, ये आपका डिफेक्ट है, वो आपका बग है, सॉरी डिफेक्ट नहीं। सो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन, जो अभी मैंने आपको आगे बताया, जहां पे हम लोग प्रोग्राम में कुछ डिफेक्ट्स या कुछ है उसको सॉल्व करके चीजों को और बेटर बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो डिबगिंग इज कंसर्न विद लोकेटिंग एंड रिपेयरिंग सच एरर्स। डिबगिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस अबाउट प्रोग्राम बिहेवियर, देन टेस्टिंग कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, सिस्टम एरर अगर कुछ आ रहा है तो आप उसको चेक करो, रिजॉल्व करो। सो डिबगिंग प्रोसेस क्या है, लोकेट द एरर, प्रोग्राम में कहीं पे कोई एक एरर मिल गया आपको, अब वो सिंटेक्स एरर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक एरर भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एरर का मतलब क्या है, मैं अगर इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास में कोई एक फंक्शन है तो पेरेंट क्लास का फंक्शन चाइल्ड क्लास में अगर कॉल हो रहा है तो वो फंक्शन कंपलसरी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फंक्शन जो है वो पब्लिक है। इट मींस आपका प्रोग्राम का सिक्योरिटी वायलेट हो रहा है, बिकॉज चाइल्ड क्लास को छोड़ के बाकी आउटसाइडर क्लास भी वो फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट्स अ बग। बहुत सिंपल मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप समझ में आया सबको। स्पेसिफिकेशन एरर जो है उसको रिपेयर करेंगे हम लोग, उसके लिए वो रिपेयर कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग या तो फ्लो चार्ट बनाएंगे, है ना, या फिर कोई दूसरे टूल्स यूज करके उसके कुछ डायग्राम्स बनाएंगे, देन वो सेम डिजाइन फॉलो करके हम लोग अपने कोड में चेंजेस करेंगे। याद रखो ये जो डिजाइन बने हुए हैं टेक्निकल डिजाइन, उसके बेस के ऊपर आपका कोड में डेटाबेस में चेंजेस आएंगे। एक बार आपने कोडिंग में चेंज किया तो आपको क्या करना है, अब वो सेम जो कोड है उसको रीटेस्ट करना है। जैसे आप देखो कि मेरे पास एक कैल्सी वाला प्रोग्राम था, अब इसमें क्या हो रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन बराबर हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे तो ये एरर दे रहा था, तो मैंने क्या किया, कोड में मॉडिफिकेशन किया, देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन माय कोड। तो अब ये कोड में जब मैंने मॉडिफाई कर दिया तो उसके बाद ये सेम कोड को मैं क्या करूंगा, रीटेस्ट करूंगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने ये सेम कोड को रीटेस्ट कर दिया, अब आपको अब क्या चेक करना है कि दिस प्रोग्राम और दिस मॉड्यूल या ये जो सब मॉड्यूल है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर सब मॉड्यूल्स। ओके, सो जब आपने ये मॉड्यूल के कोड में कहीं पे कुछ चेंज किया है तो आपने वो सेम मॉड्यूल को तो रीटेस्ट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है उसके डिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है ना, इसको आप वापस चेक करेंगे कि यहां पे कोडिंग में चेंज करने के बाद में ये मॉड्यूल पे डिपेंडेंट या कनेक्टेड मॉड्यूल्स जो है उसके ऊपर उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आया है, ठीक है। सो आपने कोई एक सब मॉड्यूल में कोड में कहीं पे एक जगह चेंज किया तो उसके साथ बाकी के जो भी 10-20 सब मॉड्यूल्स विच आर कनेक्टेड, ये सबको भी आपको वापस टेस्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग रिग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया, नाम याद रखना है रिग्रेशन टेस्ट। रीटेस्ट का मतलब कोई एक प्रोग्राम में आपने चेंजेस किए, वो सेम प्रोग्राम को आप वापस रन करके टेस्ट करेंगे वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, अभी पहले वाला जो एरर या बग था वो सॉल्व हुआ या नहीं। लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स को भी जब आप वापस चेक करेंगे कि यहाँ पे कोड में चेंज करने के बाद में कोई दूसरे जगह पे प्रोग्राम में कोई दूसरा एरर तो नहीं आ रहा ना, तो उसको हम लोग जो टेस्ट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ ये सेम डायग्राम दिया है, मैंने बता दिया वीवी प्लानिंग क्या होता है, मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया। मैंने आपको जो डायग्राम बताया था वो स्ट्रेट डायग्राम था, इन्होंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायग्राम दिया है, नथिंग मच डिफरेंस। आप वो सेम डायग्राम रेफर कर सकते हो, ये वाला छोड़ दो, है ना। एक्सेप्टेंस टेस्ट सर्विस सेम चीज है, खाली अलग पैटर्न में उन्होंने बताया हुआ है। रेफरेंस बुक में वो थोड़ा उन्होंने अलग वे में दिया हुआ है। सो मैं वो डायग्राम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम देखो, ये वाला साइट्स है, ये साइट्स है। सो ये देखो, ये जो साइट का लिंक है ना जहां पे आपको ये सेम वी मॉडल का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आई शेयर दिस लिंक, सॉरी आई शेयर दिस लिंक हियर, प्लीज ये लिंक यूज कर लेना। मैं नोट्स में वापस अलग से ये शेयर नहीं करने वाला हूं, आप जहां से भी पढ़ते रहेंगे मेक श्योर कि आप ये लिंक को अलग से नोट करके रखो, ओके।
मैं आपको कुछ चीजें अगर देता हूं तो अभी प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वापस जाके टीम पे ये हम लोगों का जो क्लासरूम है वहां पे जाके अलग से मैं वापस ये अपडेट करूंगा। मैं अभी लाइव लेक्चर में ही मैंने आपके साथ ये लिंक शेयर कर दिया है, सो प्लीज यूज दिस लिंक। ओके, मैं वापस अभी वहां पे शेयर नहीं करूंगा, ये मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं। प्लीज यूज इट फ्रॉम हियर। एग्जाम में अगर ये सेम चीज आता है, प्लीज डोंट ब्लेम मी कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। यहाँ पे वो मैंने आपको पढ़ाया है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन किया, ये सेम डायग्राम यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हर एक फेज जो मैंने आपको बताया, यूनिट टेस्ट क्या क्या होता है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कहाँ तक पढ़ना है, ये जो टेस्टिंग है यहाँ तक, ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है यहाँ तक आपको इसमें से पढ़ लेना है, जहाँ पे हर एक डायग्राम के मॉड्यूल्स जो है उसके बारे में दिया हुआ है। वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, उसके बाद में डिजाइन फेज कौन से है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, सिस्टम डिजाइन का मतलब, आर्किटेक्चर डिजाइन का मतलब, मॉड्यूल डिजाइन का मतलब क्या है, टेस्टिंग में व्हाट वी मीन बाय यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो यहां तक आपको पढ़ना है, रिमेंबर यहां तक पढ़ना है। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वापस टीम में जाके ये सेम चीज अपडेट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू अपडेट दैट। हम लोग एकदम स्कूल के बच्चे नहीं है कि मैं इतना स्पून फीडिंग कराऊं आपको। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा खुद से मेहनत करो। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान क्या बोला है, टेस्टिंग प्रोसेस बनाना आपको, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी होगा, टेस्टेड आइटम्स, टेस्टिंग शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल मतलब आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है। ओके, अब याद रखो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो टेस्ट केस का एक फाइल शेयर किया था कि टेस्ट केसेस होते कैसे। सो मैं वो सेम चीज अगर वापस आपको बताऊं, सो हम लोगों के पास, हाँ, टेस्ट केस टेम्पलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो आई विल जस्ट शेयर दैट टेस्ट केस टेम्पलेट अगेन, एक बार वापस याद रख लो। ओके, जो मैं नोट्स शेयर करूंगा उसमें मैं आपके साथ ये टेम्पलेट दे दूंगा आपको, तो आप सेम टेम्पलेट जो है आप अपने नेक्स्ट ईयर जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और अभी के लिए एज ए एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज एनी विच वे यू वांट। सेम सिंपल एक्सेल फाइल ही शेयर करूंगा, आप इसमें जो चेंजेस मॉडिफिकेशन करना है यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव दिस टेस्ट केस टेबल। कल हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, कल का ही जो हम लोगों का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था, ये वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, एज नेम इज गिवन हियर। आप यहाँ पे जाके इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेस्ट केस हम लोग के पास यहाँ पे लॉग इन टेस्ट केस आईडी है। टेस्ट केस क्या है, लॉगिन टेस्टिंग हो रहा है, बराबर है, तो उसको मैंने आईडी दिया हुआ है। क्या टेस्ट सिनेरियो क्या है, हम लोगों को वेरीफाई करना है जीमेल पे जो लॉगिन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है वो। टेस्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। दिस इज माय टेस्ट केस, बराबर है। देन प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, आप ऑलरेडी जीमेल पे साइन अप करके रखो, आपके पास जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, गो टू लॉगिन, जीमेल का लॉगिन विंडो, एंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो। अब यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, वो यहाँ पे टेस्ट डेटा में हम लोग यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यू सपोज टू एंटर abc@gmail.com, पासवर्ड आपका XYZ होगा। और ये अगर करेक्ट है यूजर नेम पासवर्ड, सो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, सक्सेसफुल लॉगिन। पोस्ट कंडीशन मतलब अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो पोस्ट कंडीशन आपको वो अपने आपका जो ईमेल अकाउंट है, इनबॉक्स जो है वहां पे लेके जाएगा, बराबर है। ये आपने डेवलपमेंट के पहले किया हुआ है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आपका जो डिजाइनिंग फेज चालू होता है ना, वो डिजाइनिंग के साथ में हम लोग ये टेस्ट केसेस बनाते हैं, और डिजाइनिंग के बेस पे जब आप डेवलपमेंट कर लेंगे तब हम लोग आके यहाँ पे ये सेम चीजें टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट डेटा दिया हुआ है वो एंटर करेंगे एंड चेक करेंगे कि अभी एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है डेवलपमेंट के बाद में। इज इट एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और देर आर सम चेंजेस। अगर चेंजेस है तो यहाँ पे कमेंट वाला और एक कॉलम डाल दो जहां पे आप कमेंट्स डालेंगे कि ओके वी आर फेसिंग इशू इन दिस टेस्ट आईडी बिकॉज ऑफ दिस XYZ रीजंस।
या हम लोगों को जो अगर नहीं समझा है तो आपको जो भी समझा है, जो एरर दिख रहा है वो वहां पे मेंशन कर दो। सो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेस्ट का स्टेटस डालेंगे। पेंडिंग, पेंडिंग मतलब करंटली वो टेस्ट चल रहा है, पास मतलब हो गया, फेल मतलब पास नहीं हुआ है तो फेल ही आएगा ऑफ कोर्स, और पेंडिंग मतलब अभी तक वो टेस्ट नहीं हुआ है ना, या इन प्रोग्रेस। ऐसे हम लोग अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे रख सकते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्ट प्लान जो है उसमें आपका टेस्ट केस बनना बहुत जरूरी है। सो टेस्टिंग प्रोसेस क्या दिया है, टेस्टिंग प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, मेजर फेजेस जो रहेंगे तो उसमें आप डिस्क्राइब करेंगे जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो। वी मॉडल में मैंने जो आपको यूनिट, इंटीग्रेशन ये सब बताया, और कौन सा टेस्ट हम लोग अगर करेंगे, जैसे अगर मैं यूनिट टेस्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, मॉड्यूल डिजाइन के साथ में खुद को वेरीफाई करेगा, ये भी मैंने आपको बताया इफ यू रिमेंबर। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर यूनिट टेस्ट अगर होगा सो इट शुड मैच विद मॉड्यूल डिजाइन। अगर मॉड्यूल डिजाइन करेक्ट है तो यूनिट टेस्ट करेक्ट आएगा, मतलब सक्सेस होगा। इंटीग्रेशन टेस्ट का क्या होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन अगर करेक्ट है तो इंटीग्रेशन टेस्ट पास होगा, बस वही यहाँ पे दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, ऑफ कोर्स अभी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है कि यूजर ने, मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर करेक्ट है तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होगा, मतलब यूजर ने जो जो चीज बोले थे वो अगर आपने प्रॉपर्ली ऐड किया है तो प्रॉपर हो जाएगा। टेस्टेड आइटम कौन से हुए हैं, कौन से बाकी है, कैसे पता चलेगा, जो हम लोग एक्सेल फाइल बनाया टेस्ट केसेस में उसमें हम लोग टेस्ट केस आईडी प्रोवाइड करते जाएंगे, और हर एक टेस्ट केस आईडी हुआ नहीं हुआ वो वहां से आपको एक्सेल शीट से उसका स्टेटस मिल जाएगा। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब है कि आज मुझे कितने टेस्ट केस कंप्लीट करने हैं, कल कितने करना है, वो यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा। टाइम टेबल, टेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स। अब टेस्ट रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, आपको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब है जैसे मैं आपको एक्सेल फाइल बताया तो वहां पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि कौन से टेस्ट केसेस हम लोगों ने कंप्लीट किए, उसका क्या रिजल्ट आया, पास हुआ, फेल हुआ। फेल हुआ तो आपने डेवलपर को अपडेट किया या नहीं, और अपडेट करने के बाद में अगर उसने अपडेटेड वर्जन वापस भेजा है तो सेकेंड टाइम आपने उसको टेस्ट किया, उसके बाद क्या रिजल्ट आया। और अगर मेरे एक्सेल फाइल में अगर 1000 ऐसे टेस्ट केसेस दिए हुए हैं इन दिस टेबल, सपोज आई हैव 1000 सच केसेस, सच टेस्ट सिनारियो, तो उसमें से अब तक आपने कितने कंप्लीट किए और कितने बाकी, उसका एग्जैक्ट यहाँ पे आपका प्रोग्रेस आएगा। दैट इज द टेस्ट रिकॉर्डिंग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे, ऑफ कोर्स अभी ये तो हम लोगों को कॉमन सेंस है, कितना रैम लगेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बेस्ट वर्कआउट होगा, एंड कोई कंस्ट्रेंट्स या कोई कंडीशंस अगर रहेंगे, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आई डोंट वांट पीपल हु आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड टू वर्क और हैंडल this software, there should be someone who basically aware about or who got some technical knowledge, उनको आप यहाँ पे रखो। Then उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ से हम लोग के टॉपिक चालू होता है दैट इज सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, एनीवन, एनी डाउट्स, लेट मी नो गाइस, एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो सर, टेस्ट केस पीडीएफ यू हैड शेयर्ड, टेस्ट केस जो आपने दिखाया ना फोटो टेबल, हाँ वही मैंने अभी आपको बोला ना कि मैं अभी जब नोट्स वापस ओके आप दो डिफिकल्ट पड़ रहा है, एक फोल्डर में डाल दूंगा ना, वहां पे मैं डाल दूंगा ये एक्सेल फाइल भी। ओके, सो आई होप अभी बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो हम लोगों का क्लासरूम है उसमें वापस एक फोल्डर बना के वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो नोट्स है वो वापस ऐड कर दूंगा। सो आपको अगर कहीं किसी को अगर डिफिकल्टी हो रहा है, जिसने डाउनलोड नहीं किया हुआ है नोट्स, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के पहले शेयर किया था, तो दे कैन अगेन जस्ट गो थ्रू दैट फोल्डर। ओके, इफ एनीवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन है नेक्स्ट हम लोग के पास। अब रिमेंबर, ये टाइम जो मैं आपके साथ ये टेस्ट केस का एक्सेल फाइल शेयर करूंगा ना, मेक श्योर आप ये सेम टेस्ट केसेस को यूज करो टीवाई में, एसपीएम में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनेगा आपका। एसपीएम में आपका जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनेगा, फॉर दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आपका ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्ट केसेस आपके पास रेडी होने चाहिए, बिकॉज देयर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन to external ki what is our software and which type of testing will be applying there based on our knowledge of software engineering and बाकी के advanced topic जो हम लोग SPM के पढ़ेंगे based on that. Okay,
सो इंस्पेक्शन, नाम पे से पता चल रहा है इंस्पेक्शन मतलब कुछ चीज बना हुआ है, आप वहां पे चीजों को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हम लोग के एक्सपेक्टेशन क्या आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया, देखो आपके पास डिजाइन रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डेटा रहेंगे, टेस्ट डेटा रहेंगे, एंड बाय जस्ट पुटिंग द टेस्ट डेटा हम लोग चेक करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मैच हो रहा है या नहीं। बहुत सिंपल, वो सेम एक्सेल फाइल का ही यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। टेस्ट डेटा एंटर करो, बराबर है। कॉन्फ़िगरेशन डेटा का मतलब है कि ये जो टेस्ट डेटा आपको एंटर करना है उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 4G लेवल का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या मिनिमम 3 to 4 Mbps का इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। आपका अपडेटेड ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम या मोजिला। विंडोज 10 या विंडोज 8 के ऊपर आप ये सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। ये सब आपके कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होंगे। मिनिमम 3 to 4 GB रैम रिक्वायर्ड रहेगा, ये सब आएंगे। नाउ इंस्पेक्शन सक्सेस। So many different defects may be discovered in single inspection. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिफेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं, देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट डिफेक्ट्स। अब सपोज आपको 50 डिफेक्ट्स मिले, बट ऑल 50 डिफेक्ट्स वी विल नॉट बी वर्किंग ऑन। अगर ऐसे हर एक डिफेक्ट अगर हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे, आपका प्रोजेक्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। क्लियर है? सो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, आपके जो भी डिफेक्ट्स मिलेंगे उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रायोरिटी। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बताया था अभी, 0 to 9 के स्केल पे प्रायोरिटी लिस्टिंग में डालेंगे। तो अब ये जो 50 डिफेक्ट्स है, सबके बाजू में मैं प्रायोरिटी नंबर लिखूंगा। 9 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको तो आपको सॉल्व करना ही है विदाउट फेल। एंड 0 या 1 मतलब लीस्ट प्रायोरिटी, आपका प्रोजेक्ट खत्म होने दो, सारे काम के डिफेक्ट्स जो है वो सारे खत्म हो गए, सॉल्व हो गए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर आप वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है उसको सॉल्व करो, और समटाइम्स वी कैन इवन इग्नोर दिस। देन सेम वे नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीयूजेस डोमेन एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज। सो रिव्यूअर्स, सॉरी yeah, so reuse domain and programming knowledge. So reviewers are likely to have seen types of error that commonly arise. सो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो सालों से वो सिमिलर टाइप के कॉलेज सॉफ्टवेयर पे या हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर पे काम करता है या बैंक सॉफ्टवेयर पे काम करता है, सो दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट एग्जैक्टली कहाँ पे आपका एरर आते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं और कहाँ पे हम लोगों को सबसे ज्यादा टेस्टिंग अप्लाई करना पड़ता है। तो बस वहां से हम लोग उनका जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है, उनके जो डोमेन के एक्सपर्टीज है, उसको यूज करके हम लोग डायरेक्टली वो स्पेसिफिक पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा एरर आ सकते हैं उसी पे हम लोग वर्कआउट करना चालू करेंगे। इंस्पेक्शन होगा, टेस्टिंग होगा और उसका एक रिपोर्ट जनरेट होगा जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ओके आप कितना सक्सेस हुए और क्या कितना सक्सेस नहीं हुए। सो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखो। इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि टेस्ट करेंगे हम लोग, बराबर है। तो अगर टेस्टिंग सक्सेस हो रहा है मतलब इंस्पेक्शन भी सक्सेस हुआ है, टेस्टिंग फेल हुआ है मतलब इंस्पेक्शन आपका प्रॉपर नहीं हुआ है, या इंस्पेक्शन पे आपको और फोकस करने की जरूरत है, या इंस्पेक्शन और लंबा चलेगा अगर टेस्ट फेल हो रहा है तो, बराबर है। सो दे आर नॉट अपोजिंग ईच अदर। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी शुड बोथ शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस, दैट इज वी मॉडल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इंस्पेक्शन कैन चेक conformance with the specification but not conformance with the customer real requirements। मतलब इंस्पेक्शन जो है वो चेक करेगा, किसके साथ में चेक करेगा, क्या चीजें वो कंफर्म करेगा, आपके जो रिक्वायरमेंट्स आपने जो मेंशन किए हुए हैं और वो उसके बेसिस के ऊपर जो आपने डिजाइन बनाया और उसके बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट कर रहा है कि नहीं। प्रोग्राम इंस्पेक्शन बहुत सिंपल है, फॉर्मलाइज्ड अप्रोच टू डॉक्यूमेंट रिव्यूज, बराबर है। जैसे अगर मैं बताता हूं कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया हुआ है, तो पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर यूज किया है, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया है, कोई कोड आपने लिखा हुआ है लेकिन लाइब्रेरी में वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली लाइब्रेरी से वो चीजों को रीयूज कर सकते हैं। आपको वापस रिकोड करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने वापस रिकोड किया है, तो वो हम लोग देखेंगे, है ना। सो इंटेंडेड एक्सप्लिसिटली फॉर डिफेक्ट डिटेक्शन, याद रखो। प्रोग्राम इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना, ये हम लोग का मेन हम लोगों का मोटिव है। अब याद रखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर अगर रहेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होना है। प्रोग्राम कंपाइलेशन के टाइम पे ही एरर आएंगे। मतलब डिफेक्ट्स कब आ रहा है, जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो रनिंग के टाइम पे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर यूज नहीं किया है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सर्टेन कंसेप्ट्स आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किए, तो आपके लॉजिकल एरर्स आ रहे हैं।
बराबर है, लॉजिकल एरर्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज व्हाट गिवन हियर। सो इंस्पेक्शन प्री कंडीशन याद रखो, ये हम लोगों ने प्रीवियस जो यूनिट 3 का लास्ट पार्ट देखा उसमें ये सेम डायग्राम था, मैंने आपको वो टाइम पे रिमाइंड भी कराया था कि सेम यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने क्या किया, इंस्पेक्शन प्लान किया। इन शॉर्ट आप ये वे में याद रख सकते हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग गोज हैंड इन हैंड। इट मींस कि अगर मैं टेस्टिंग प्लान बना रहा हूं मतलब इंस्पेक्शन का भी प्लानिंग मेरा साथ में हो रहा है। सो मैंने टेस्टिंग या इंस्पेक्शन प्लान बनाया, अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास अगर 100 डेज है, तो उसमें से ओनली 15 डेज वी कैन यूटिलाइज फॉर इंस्पेक्शन प्लस टेस्टिंग। इंडिविजुअली मैं 15 डेज इंस्पेक्शन एंड 15 डेज टेस्टिंग, तो टोटल 30 डेज में डाल नहीं सकता हूं। सो इसका मतलब है कि आपको इंस्पेक्शन एंड जो टेस्टिंग होगा वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक करना है। सो प्लानिंग ओवरव्यू चेक करेंगे कि आपने जो जो प्लानिंग के पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं वो विद इन आवर बजट, विद इन आवर टाइम, एंड जो लेवल का टेस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने टेस्टर्स हम लोग के पास है, और अगर टेस्टर्स है तो उतने कंप्यूटर या लैपटॉप भी होने चाहिए हम लोग के पास। मेनली एमएनसीज में बहुत बार क्या होता है, टेस्टिंग का जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत कम रहता है। सो बहुत बार जो टेस्टर्स होते हैं उनको डेवलपर ने यूज करके हो गए हुए लैपटॉप या कंप्यूटर मिलता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक डेवलपर जब अपना काम कोई प्रोजेक्ट पे खत्म कर लेता है तो उसका जो कंप्यूटर रहता है वो यूज करके हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वो ओवरव्यू ये देखेंगे, इंडिविजुअल प्रिपरेशन होगा, मतलब 4 टेस्टर्स को अगर हम लोगों ने अपॉइंट किया हुआ है, सो 4 पीपल आर गोइंग टू टेस्ट एंड इंस्पेक्ट आवर सॉफ्टवेयर, तो वो चारों के इंडिविजुअली अपने अपने रोल्स और अपने अपने कौन से मॉड्यूल्स वो टेस्ट करने वाले हैं वो क्लियरली पता होना चाहिए। देन उनका आपस में मीटिंग होगा कि मैंने क्या पार्ट टेस्ट किया, कौन सा बाकी है, और कहीं पे 2 लोग अगर साथ में वर्क कर रहे हैं किनका क्या प्रोग्रेस हुआ है, किसका प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो उसके रीजन क्या है, और कहीं पे अगर हम लोग को डिफेक्ट मिले तो हम लोगों ने डेवलपर टीम को बताया क्या, अगर उनको बताया तो उन्होंने उस पर रीवर्क किया क्या, तो रिवर्क हुआ या नहीं, कोई डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम मिले उसको आपको फॉलो अप करना है। मतलब मैंने आपको ढूंढ के 10 एरर बता दिए, सो अब डेवलपर टीम ने बोला कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन करता हूँ मतलब उसको करना चाहिए विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, तो वो उतने टाइम में वो 10 एरर सॉल्व कर रहा है कि नहीं वो आप फॉलो अप लो। ये आपका डायग्राम है। सो इंस्पेक्शन प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया वही है। अब इंस्पेक्शन में किसके क्या रूल रहेंगे, तो आप टीवाई में जाएंगे, आप अपना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे एज अ दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल इन टीवाई सेम 5 एसपीएम का। सो आप क्या है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, आप उसके आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया, दैट मींस यू आर द ऑथर और ओनर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोग्राम और डिजाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोग्राम और डिजाइन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डिजाइन डॉक्यूमेंट आएगा। सो अगर मैं डेवलपर हूं तो मैंने जो चीजें डेवलप की है उसका मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, अगर मैं डिजाइनर हूं तो मैं डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग साइड पे हूं फिजिबिलिटी स्टडी तो मेरा वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला रिक्वायरमेंट फिल्टर्ड आउट करके फाइनल जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। सो याद रखो देयर आर मल्टीपल ओनर्स इन वन बिग प्रोजेक्ट। आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे टीवाई के लिए वो छोटा सा होगा, दैट्स वाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी आप ही कर रहे हैं, डिजाइनिंग भी आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी आप करेंगे, टेस्टिंग भी आप करेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक ही बना रहे हैं और एक छोटा सा ब्लैक बुक ही बन रहा है आपका। लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनली अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहां पे अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, रिक्वायरमेंट का अलग, डिजाइन का अलग, डेवलप का अलग, और टेस्टिंग का तो ऑफकोर्स अलग ही होगा। सो वो है, तो जिससे एग्जैक्टली मुझे पता चलेगा कि अगर डिजाइन में डिफेक्ट है तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोडिंग में अगर एरर है तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिक्वायरमेंट में अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इससे पता चलेगा। इंस्पेक्टर रहेंगे, इंस्पेक्टर मतलब वो इंस्पेक्टेड, जो एरर फाइंड करके बताएंगे, है ना। और कोई डॉक्यूमेंट अगर अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, कोई चीज आपने बोला था वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो वो जो एरर्स रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो ये हाईलाइट करेंगे। रीडर्स, अब आपने अपना जो डॉक्यूमेंट बनाया वो आपने अपने कलीग्स या अपने सीनियर्स के साथ में शेयर किया है, सो दैट उनका एक्सपीरियंस लेके आप बेटर चीज बना सको। एंड ये सबको हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से डायरी मेंटेन करेंगे जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके हम लोगों के 4 मॉड्यूल्स है, तो रिक्वायरमेंट में फर्स्ट मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हम लोगों को आया है, उसमें से कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
डिजाइन में कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड करो, हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक जो चेंजेस आपको मिलेंगे उसको, और उसमें से फिर हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ओके 4 मॉड्यूल में से कौन से मॉड्यूल के लिए सबसे ज्यादा चेंजेस हम लोगों को सजेस्ट किए हुए हैं, और उसमें वो चेंजेस में से भी सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस कौन से हैं जिसको अगर मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आपका स्क्राइब वाला पार्ट हो गया। चेयरमैन और मॉडरेटर रहेंगे, मतलब ये आपके मेन जो आपके प्रोफेसर है, जो आपका डॉक्यूमेंट फाइनली वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, कॉलेज जो सर्टिफिकेशन देगा, साइन लाएगा। एंड चीफ मॉडरेटर मतलब एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, जिनका मेन काम क्या रहेगा, आप जो फाइनल डॉक्यूमेंट देंगे और आपका जो सिनॉप्सिस है उससे मैच करके चेक करेंगे कि ओके एज पर द सिनॉप्सिस सेम 5 में आपने जो भी चीजें बोले थे वो सेम 6 में आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए या नहीं, और अगर नहीं हुए या हुए हैं लेकिन प्रॉपर नहीं हुए तो कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो बताएंगे। सो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बहुत सिंपल है। चेकलिस्ट का मतलब मैं यहाँ पे अलग अलग जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि ओके लॉग इन होगा, साइन अप होगा, और ये सबके आगे है ना यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, तो इसको मैं मार्क करते जाऊंगा। ओके ये हो गया, देन ये वाला फंक्शन हो गया, जेन सपोज यहाँ पे चैट डाला है, वीडियो कॉलिंग डाला हुआ है, ओके वीडियो कॉलिंग हो गया, डन। वॉइस कॉलिंग डाला है, वॉइस कॉलिंग हो गया, ओके डन। सो ऐसे हम लोग सारे फंक्शन जो है वो चेकलिस्ट बनाएंगे, और ये जो चेकलिस्ट होगा ये मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, मॉड्यूल और उसके सब मॉड्यूल्स का अलग अलग चेकलिस्ट बनेगा। सो ऐसा चेकलिस्ट से आपको पता चलेगा क्या चीज बाकी है, कौन सा पेंडिंग है। सो अगर कहीं पे चेक नहीं है तो उसके बाजू में मैं मेंशन करूंगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज पेंडिंग है। सो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट 1 है। डेटा फॉल्ट्स है। डेटा फॉल्ट्स का मतलब क्या है, आपने कोई वेरिएबल बनाया लेकिन उसका साइज छोटा रखा है, या आपने कोई एरे बनाया फिक्स साइज का बना दिया। जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर, आपने 50 स्टूडेंट का फिक्स साइज का एक एरे बना दिया है। याद है एरे क्यों हम लोग यूज करते हैं, सो दैट सिमिलर टाइप के वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा रहेगा। वेरिएबल्स, रोल नंबर जो है, तो अभी अगर 50 स्टूडेंट्स का अगर रोल नंबर सेव करना है तो मैं 50 वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा, है ना, उसके जगह पे मैं एक एरे बनाऊंगा जिसका साइज आपका 50 का होगा। तो अगर मैंने एग्जैक्टली वहां पे बोला है कि ओके ये मेरा एरे है विच इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, दैट मीन्स उसमें सारे रोल नंबर्स ही सेव होंगे, लेकिन अब मैंने उसको फिक्स साइज रखा है, मतलब मैंने पहले से बता दिया है कि ये जो एरे है, और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा, जैसे यहाँ पे ये मैंने ऐसा रोल नंबर लिख दिया, इंट रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, तो ये फिक्स साइज एरे हो गया। अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मेरे स्टूडेंट अगर 50 से 60 हो गए या 51 हो गए तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये उनको सीट नंबर अलॉट नहीं करेगा, या रोल नंबर अलॉट नहीं करेगा, या एडमिशन नहीं होगा। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी आपने जो कहीं पे आप मेमोरी एग्जीक्यूशन के लिए रखा है, आपको देखो बहुत बार ऐसे एरर्स आते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का साइज बढ़ गया, बफर ओवरफ्लो हो गया, है ना, वो आ सकता है। आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए, अब देखो कि आपने कोई वेरिएबल जो बनाया उसका डेटा टाइप आपने इंटीजर रखा है, लेकिन वैल्यू जो आ रहा है वो फ्लोट में आ रहा है। सो ये प्रॉब्लम हो गया हम लोगों का। और कहीं पे आपका सीट नंबर जो है वो सपोज सीट नंबर आपका ऐसे आ रहा है, या रोल नंबर आपका ऐसे आ रहा है, TY050। अब आपने ये रोल नंबर्स जो है इसके लिए इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है, लेकिन इसके लिए एक्चुअल में जो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर एंड नंबर्स दोनों साथ में स्टोर रहेंगे। दूसरी बात, कभी कभी यहाँ पे डेटा फॉल्ट क्या आ सकता है, आपका एक साइन अप फॉर्म है, ठीक है, एडमिशन फॉर्म है जैसे, तो एडमिशन के अंदर आपने क्या किया है, रोल नंबर वाला कॉलम बना और इसको आपने इंटीजर किया हुआ है। इंटीजर मतलब मैक्सिमम 4 बाइट्स, अगर आपका अपग्रेडेड कंप्यूटर आएगा तो, नहीं तो 2 बाइट्स होता है इंटीजर का साइज। सो ये मैक्सिमम लेट सपोज 4 से 5 डिजिट तक के नंबर जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। या फिर लेट सपोज मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया साइन अप पे जो फ्लोट टाइप का है, सैलरी के लिए। अब यहां पे मैंने ये फ्लोट बनाया, वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट है, वेरिएबल क्या है, सैलरी है, मतलब आपका सैलरी 55,000.60 पैसे कुछ भी हो सकता है पॉइंट में। अब ये जो सैलरी है, ये जब मैं यहां पे फॉर्म पे एंटर करूंगा, ठीक है, फॉर्म पे एंटर करूंगा तो यहां से वो डेटा जो है वो डेटाबेस में जाएगा। तो मैंने डेटाबेस में एक सैलरी नाम का टेबल बनाया हुआ है, या फिर मेरा एक एम्प्लॉय टेबल है,
एम्प्लॉय टेबल है ये मेरा। अब उसके अंदर मेरा एक सैलरी नाम का कॉलम है, और सैलरी नाम का जो कॉलम है इसका डेटा टाइप मैंने डेटाबेस में सपोज गलती से इंटीजर दे दिया, तो क्या होगा, वेबसाइट से जो डेटा ये कॉलम में जाना चाहिए तो वो डेटा करेक्ट नहीं जाएगा। क्यों? इंटीजर डेसिमल पॉइंट के बाद का कोई वैल्यू लेगा नहीं। तो सपोज 55.60 है, दिस इज माय कंप्लीट सैलरी, लेकिन डेटाबेस में वो क्या सेव कर रहा है, 55,000 ओनली। सो ये आपका डेटा फॉल्ट आ गया। कंट्रोल फॉल्ट क्या होगा, अभी जैसे आपका फॉर लूप आपने दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो अनरीचेबल जा रहा है, या फिर आपने एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर तीसरा फॉर लूप है, और ये तीसरा फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ डेटा कंट्रोल फॉल्ट। जो लूप या कंडीशन आपने दी है ना वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इनपुट आउटपुट फॉल्ट, आपने जो इनपुट दिया वो रॉन्ग है, या फिर जो इनपुट के बेस के ऊपर आउटपुट जनरेट होना चाहिए वो रॉन्ग है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा इंटरफेस। अब ये बहुत सिंपल है, आप देखो कि गूगल, फेसबुक, कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल बताया, जो बेस्ट एक हम लोगों को लगता है एग्जाम्पल, दैट इज जोमेटो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन सी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जोमेटो का आपको जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल क्या बता रहा है आपको, ओके, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्यों है। Okay, so before we got disconnected, we were discussing about inspection checks, जहाँ पे इंटरफेस फॉल्ट्स अगर कुछ रहेंगे वो बताएंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस फॉल्ट्स हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे थे। इट्स लाइक दिस वन, जस्ट वन। सो बेसिकली हम लोग के पास इंटरफेस फॉल्ट्स रहेंगे, एंड एज वी नो हम लोग जो बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं इंटरफेस फॉल्ट्स के, दैट्स फ्रॉम जोमेटो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको नॉट इंटरफेस फॉल्ट्स बट एक एग्जैक्ट इंटरफेस कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो जो भी फंक्शंस है उन्होंने सारे एक विंडो में दिए, हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया। ये देखो, दिस इज द हाफ पार्ट, जहां पे उन्होंने हाफ ऑफ द विंडो दे हैव कनेक्टेड जीपीएस, ओके, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। रिमेंबर, आपको दिखने में जितना सिंपल लग रहा है, डेवलप करने में ये इतना सिंपल नहीं है। दिस इज आवर जीपीएस पॉइंट, जीपीएस। देन यहाँ पे मोबाइल ऐप अगर आपको रिक्वायर्ड है, यू कैन डाउनलोड मोबाइल ऐप फ्रॉम हियर, उसका आपको ऑप्शन दे दिया है। लॉग इन यहाँ से होगा, साइन अप यहाँ से होगा, बाजू में ही है देखो दोनों विंडो। और जब अगर मैं लॉगिन या साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक लाइट वेट विंडो ओपन होगा, मतलब ये आपको कोई दूसरे वेब पेज पे भी नहीं लेके जा रहा है। नाउ वी हैव वन सर्च ऑप्शन ओनली टू सर्च फॉर सम डिश, सम प्लेस, बराबर है, टू हैंग आउट। बहुत जरूरी है, कहीं पे कोई अगर पार्टी चल रहा है, कहीं पे कोई अगर डिस्काउंट्स चल रहा है, न्यू ईयर पार्टी है, या फिर आपको फैमिली के साथ अगर कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दिए हुए हैं। एज यू कैन रीड हियर, ऑनलाइन फूड ऑर्डर यहाँ से होगा, बाहर जाना है यहाँ से होगा, नाइट पार्टीज प्लान करना है यहाँ से होगा, और उनके प्रो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है, दैट विल बी अवेलेबल हियर। तो इसके बाद में आपको इन डिटेल वो बाकी लोकेशंस पे उसका और डिटेलिंग बताएगा, दैट्स डिफरेंट, बट एट वन प्लेस ओनली इट प्रोवाइड्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन which is very much important. So I hope this is clear to everyone. Okay, that is storage management faults। मतलब आप देखो बहुत बार हम लोग एक लिमिट से बड़ा अगर वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करने का ट्राई करते हैं तो वो हो नहीं पाता है, या फिर कोई एक बड़ा फाइल हम लोग अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। सो दैट इज द फॉल्ट, कुछ डेटाबेस में जा रहा है। अब देखो मेनली आप जब कभी कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो सबसे मेन जो फॉल्ट्स आते हैं वो किस में आते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन में। ऐड, अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई, ये चार ऑपरेशंस जो होते हैं इसी में आपको फॉल्ट्स आते हैं, मतलब मैक्सिमम फॉल्ट्स आपके इसी के रहते हैं। सो हम लोग जब फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना, तो फ्रेमवर्क आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी बना के देता है, जिसमें ये आपके ये चार काम बहुत इजीली हो सके, जिससे आपका ये चार काम में जो मेहनत लग रहा है वो बच जाए।
डेटाबेस में कुछ ऐड हो रहा है तो अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट हुआ तो डिलीट नहीं हो रहा है। अगर अपडेट हो गया लेकिन अभी आपको मॉडिफाई करना है, किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। सो ये आपके मेन प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब डेटाबेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं। एक्सेप्शन मतलब आपने रन टाइम एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया है, दैट इज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब इंस्पेक्शन रेट क्या बता रहा है? इंस्पेक्शन रेट का मतलब है कि कभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन द क्लाइंट एंड। सो लेट्स सपोज इफ आई से कि हम लोगों के पर सब मॉड्यूल 10 से ज्यादा एरर नहीं आ रहा है, देन वी आर रेडी टू गो। इंस्पेक्शन रेट में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ एरर्स आपके कितने फाइंड किए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कितने ट्राई किए, या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हम लोगों ने यहाँ से वर्कआउट किए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे आपके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सिर्फ न्यूमेरिक वे में हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑटोमेटेड स्टैटिक एनालिसिस क्या बता रहे हैं? स्टैटिक एनालाइजर आर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर सोर्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग, लाइक they parse the program text and try to discover potential erroneous conditions and bring them to attention of VB team। कोई एक सर्टन चीज है, कुछ एक प्रॉब्लम्स जो आप इजीली डिस्कवर नहीं कर पाए, तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स का हेल्प लेंगे, जो ऐसे हिडन चीजें जो है, हिडन प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आपको फाइंड आउट करके बताएंगे और वो हम लोग फिर डेवलपर एंड डिजाइनर टीम के नोटिस में लाके देंगे। सिंपल, याद रखो। इसके लिए ऑटोमेटेड टूल्स हम लोग यूज करते हैं। ऑटोमेटेड डिजाइनिंग के लिए टेस्टिंग के लिए होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स रहता है। ओके, जो अलग अलग टाइप के होते हैं और उसका अलग अलग कॉस्टिंग होता है। जिस आप जाके यहाँ पे यू कैन जस्ट इजीली सर्च ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स। यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव डिफरेंट ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स लाइक बेस्ट मार्केटिंग ऑटोमेशन, GUI टेस्टिंग, देखो यहाँ पे है आपको। देन फ्री टेस्ट ऑटोमेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। सो वैसे आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेस्ट 20 ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, ये गुरु वेबसाइट पे दिया हुआ है आपको। सो मल्टी चैनल है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, इसके बेनिफिट्स क्या है? विन विन सिचुएशन बाय सेविंग टाइम एंड टॉकिंग टू योर कस्टमर्स ऑन अ चैनल टू राइट फॉर देम। सो ये आप देखेंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी सबके साथ में। बाकी जो मार्केटिंग कंपनीज है वो आपको क्या वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ काम इजी करके देते हैं। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कोई थर्ड पर्सन को हायर करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब हो गया GUI टेस्टिंग। देखो यहाँ पे आपको ये, अगर आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। At Dinosaur Industries, the mood is tense yet again tonight. The entire development team is working overtime ahead of the release of the new software update, but it has to be tested first before this can happen. Will all the user interface components continue to work properly after the update, or does the new code contain bugs? All tests have to be run manually. This costs a lot of time, money, and coffee. The firm Chilling Inc. is about to make an update of their flagship software product available as well. Yet the team is still able to leave work on time to enjoy some quality afterwards. No overtired developers, no mouse or keyboard clicks, and no perpetually brewing coffee machine. This is all thanks to the Squish GUI tester from FrogLogic, which Chilling Inc. has been relying on for years. It enables the company to run all the required tests completely automatically across all platforms and without requiring adoptions to test scripts when the user interface changes. The Squish GUI tester generates just a single test script, just one. And it runs independently of the environment, versions, and devices. If the layout of the software's user interface changes, the Squish GUI tester recognizes this automatically, enabling the test to be still carried out successfully without the need to recreate a dozen new scripts or adopt existing ones. This saves a lot of time, resources, and nerves, and it's just plain fun.
While they're pulling an all-nighter over at Dinosaur Industries, all that is working at Chili Bee Inc. are the computers in the Continuous Integration Lab. You can learn about the advantages of the... Okay, so these are the benefits. ये एक है, वैसे आपको मार्केट में और बहुत सारे मिलेंगे. जैसे यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये भी अगर आप देखेंगे तो आप इसको भी टेस्ट प्रोजेक्ट डाउनलोड करके यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप कौन से अलग अलग टाइप के ऑटोमेशन टेस्टिंग्स यहाँ से कर सकते हैं. सो सर्टन जो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स रहते हैं ना, जो हम लोग खुद से यूज करते हैं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है. और सर्टन जो रहते हैं जिनका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन उन्होंने सारी चीजें जो है ना वो बना के दिए रहते हैं. आपको सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना है एंड यू कैन सिंपली जस्ट टेस्ट इट. तो ये आपका ऑटोमेशन स्टैटिक एनालिसिस हो गया. स्टैटिक एनालिसिस डेटा फॉल्ट्स जो है उसके बारे में बताएगा. देन कंट्रोल फॉल्ट्स, मतलब आपके जो अनरीचेबल कोड रहेंगे या कोई कंडीशंस या नेस्टेड फॉर लूप्स आपने डाले, स्विच केसेस आपने डाले हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं लॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई एक कोड या कोई एक स्विच केस कंडीशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में देखेंगे. आप कुछ इनपुट दे रहे हैं वो करेक्ट नहीं आ रहा है या वेरिएबल में वो वैल्यू कैच नहीं हो रहा है जिसकी वजह से डेटा प्रोसेस होके आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है. इंटरफेस फॉल्ट्स जो मैंने आपको बताया, अभी जो हम लोगों ने जोमेटो का एग्जाम्पल लिया. स्टोरेज मैनेजमेंट फॉल्ट्स वही है. सो स्टेजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, सबसे पहले आपने जो कंडीशंस डाले हुए, लूप डाले हुए, वो चेक करेंगे. देन जो डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन से टाइप के डेटा एग्जैक्ट यहाँ पे वर्कआउट होंगे वो देखेंगे. इंटरफेस मतलब GUI रिलेटेड. इन्फॉर्मेशन फ्लो मतलब अगर मैं डेटाबेस पे क्वेरी फायर करूंगा तो वो कितना एफिशिएंटली मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है. पाथ एनालिसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, ध्यान से देखना. एंड ड्रॉ सेम डायग्राम इन योर बुक एज वेल. नेक्स्ट ईयर भी आपको काम में आएगा ये. सो हम लोग के पास वी हैव दिस इफ कंडीशन, दिस इज इफ 1, कुछ तो कंडीशन है. अब यहां पे हम लोग के पास ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है. इसके बाद में अगेन वी हैव सेकेंड इफ कंडीशन, if 2. Again we have some statement here, some statements here, statement 2, statement 1, and यहाँ पे फिर आपका ये stop हो जाएगा. अब अगर फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू होगा, ये साइड का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सेम ये ट्रू, ये फॉल्स. अब पाथ एनालिसिस का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा if 1 एंड if 2. सो यहाँ पे मैं पाथ एनालिसिस में क्या बोलूंगा, फर्स्ट पाथ मेरा कौन सा आएगा, फर्स्ट पाथ इज गोइंग टू बी दिस वन, ट्रू, एंड ये भी हम लोगों का ट्रू होगा. ठीक है, दिस इज माई पाथ 1. सेकेंड जो मेरा पाथ आएगा वो ये वाला होगा, ये ट्रू है, ओके, और ये फॉल्स है. दिस इज माई पाथ 2. देन इसके बाद में जो पाथ आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये फॉल्स है और ये ट्रू है. दिस इज माई पाथ 3. देन जो लास्ट वाला जो पाथ आएगा, इट इज दिस पाथ, दैट इज दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स. दिस इज पाथ 4. तो टोटल कितने पाथ आए, और उसको अगर मुझे यहाँ पे नोट डाउन करना है, मैं कैसे नोट डाउन करूंगा. पाथ 1 क्या है, बोथ आर ट्रू. दिस इज माई पाथ 1 वेयर बोथ आर ट्रू. देन सेकेंड पाथ क्या है, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स. देन थर्ड पाथ क्या है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है. और लास्ट वाला फोर्थ पाथ क्या है, जहां पे दोनों इफ जो है मेरे फॉल्स है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इसको हम लोग पाथ टेस्टिंग बोलते हैं. सो ये वे में हम लोग पाथ टेस्ट करते हैं. आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया. ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग को पाथ टेस्टिंग दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे रहेगा. सो यहाँ पे आपको मैंने जो आपको इफ कंडीशन डायग्राम बना के बताया, यहाँ पे उन्होंने कोड लिख के दिया हुआ है और कोड को वो आपको एग्जीक्यूट करके बता रहे हैं. तो आप सिंपली मैंने जो डायग्राम बताया वो डायग्राम से कर सकते हैं, इसलिए इससे सिंपल हो जाएगा.
स्टैटिक एनालिसिस क्या होगा हम लोग को पता है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड वी ट्राई टू एनालाइज द लॉजिक जो आपने लिखा हुआ है, कि आपने जो कोड लिखा है वहां पे एक्सेस स्पेसिफायर प्रॉपर मेंशन है या नहीं, देन क्लास के बाद में मेन मेथड प्रॉपर है या नहीं, आपने कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो अगर कंस्ट्रक्टर है तो आपको कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती, कंस्ट्रक्टर गेट इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली व्हेनेवर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। देन एनकैप्सुलेशन आपने प्रॉपर ऐड किया है या नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। वेरिफिकेशन एंड फॉर्मल मेथड्स, तो वेरिफिकेशन ऑफ कोर्स हम लोग को पता ही है, वेरिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, डिजाइन ये सब प्रॉपर हुआ है कि नहीं, एल्गोरिदम्स आपने कुछ बताया है और वो एल्गोरिदम्स के बेस के ऊपर फ्लो चार्ट बना है तो वो करेक्ट है कि नहीं। देन आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, अब देखो आर्ग्यूमेंट्स मतलब फंक्शन के अंदर मैं कुछ वैल्यू पास जो करता हूं ना, ये मेरा ऐड दिस इज माय फंक्शन नेम, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास करता हूं, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो है ये समटाइम्स दिस माइट बी वेरिएबल और दिस माइट बी ऑब्जेक्ट ऑफ सम अदर क्लास। सो कोई एक क्लास के ऑब्जेक्ट को आई कैन पास एज, जैसे मेरा एबीसी क्लास है तो एबीसी का A1 जो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को आई हैव पास्ड एज अ पैरामीटर टू दिस फंक्शन या आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन, तो ये हम लोग वेरीफाई करेंगे। आई डोंट नो आपने ऐसे पहले जावा में या कहीं पे किया है या नहीं, बट कोई एक क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को भी एज अ पैरामीटर या एज अ आर्ग्यूमेंट में पास कर सकता हूं। तो आपके फंक्शन के अंदर ये जो ब्रैकेट्स होते हैं और वहां पे अगर मैं कोई एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट पास करता हूं ना, दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। देन arguments against like required specialized notations that cannot be understood by the domain expert, so वो हम लोग देखेंगे। so अभी हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक फंक्शन के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा था। तो समटाइम्स जैसे आप देखो कि पाइथन में अगर मुझे क्लास इनहेरिट करना है तो वहां पे कोई एक स्पेशल नोटेशंस यूज करने पड़ते हैं, जावा में कुछ नोटेशंस अलग रहेंगे। सो वो नोटेशंस जो है उसका क्या मतलब है वो हर एक डोमेन एक्सपर्ट को भी पता चलना चाहिए कि कहाँ पे क्या सिंबल हम लोगों ने यूज किया है प्रोग्राम में, उसका मतलब या उसका पर्पस क्या है। देन नेक्स्ट इज क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लीन रूम, नाम पे से पता चल रहा है क्लीन रूम मतलब बहुत सिस्टमेटिक वे में चीजें आपको प्लान करना है और वो प्लान बहुत प्रॉपरली फॉलो करना है। लास्ट मोमेंट पे लास्ट मिनट रश जो होता है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, तो अब इंक्रीमेंटल पार्ट जो है वो कैसे चलता है पता है आपको, एक पाथ हम लोग डिसाइड करते हैं जिसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको इफ कंडीशन में बताया वैसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी पाथ होता है। लाइक आप समझो कि मुझे साइन अप फॉर्म बनाना है। अब साइन अप फॉर्म और लॉगिन ये फैसिलिटी मुझे टेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो डेटाबेस में आपके दो टेबल्स होने चाहिए, साइन अप एंड लॉगिन, है ना। ये टेबल 1 और ये टेबल 2, ये बनने के बाद में आपका GUI बनेगा और GUI के साथ में आपका कोड बनेगा, और ये सब जब होगा तब जाके आप सक्सेसफुली यू कैन टेस्ट साइन अप एंड लॉगिन। Getting what I'm trying to say? So this is my first step, this is second, this is third. So based on the output of this is going to be input for this, and ये दोनों का जो आउटपुट होगा that's an input for this test, और उसके बेस के ऊपर फाइनली हम लोग चेक करेंगे। So this is the sequence. So अगर मैं आपको अभी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, so ये मेरा मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1, जब तक मॉड्यूल 1 सक्सेसफुली नहीं बनता है उसके ऊपर मॉड्यूल 2 डिपेंड करता है, एंड यहाँ पे मॉड्यूल 3 या सब मॉड्यूल जो भी आप बोलो। देन ये बनने के बाद में यहाँ पे मॉड्यूल 4 आएगा, एंड यहाँ पे हियर वी हैव मॉड्यूल 4, हियर वी हैव मॉड्यूल 5।
सो मॉड्यूल 2 बनेगा, उसके बाद में ही 5 चालू होगा, मॉड्यूल 3 बनेगा, बाद में ही 4 चालू होगा। सो ये देखो, ये 4 चालू होने के बाद में 5 चालू होगा, एंड ये बनने के बाद में ये दोनों का जो आउटपुट होगा उसके बेस के ऊपर मॉड्यूल 6 बनेगा, और मॉड्यूल 6 का जो आउटपुट होगा उसके बेस के ऊपर मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8 बनेगा। ठीक है, सो ये हम लोगों ने सीक्वेंस बताया हुआ है। सो आप अगर मॉड्यूल 4 चालू कर देंगे तो क्या होगा, ये हाफ बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल 3 के कुछ कोडिंग जो है या कुछ फॉर्म्स जो है, वेब फॉर्म्स, डेटाबेस के टेबल्स कुछ वो मिसिंग है, तो आपको ये आधा काम छोड़ के वापस मॉड्यूल 3 पे काम करना पड़ेगा। देन आप जब मॉड्यूल 3 पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम लोगों ने डेटाबेस डिजाइन्स तो बनाए नहीं है, तो आपको अभी जाके मॉड्यूल 1 जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जहां पे आप डेटाबेस डिजाइन्स और उसके टेबल्स और वो सब कंप्लीट करेंगे। सो क्या हो रहा है, हर एक चीज आप हाफ हाफ छोड़ के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो इसके लिए ये सीक्वेंस मेंशन करना एंड सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है कि क्या चीज कब बनेगा और उसके बाद में क्या बनेगा। अगर ये आपने क्लियरली नहीं बताया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्जैक्टली यही आपको बताता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट बनेगा, मतलब एक मॉड्यूल के बाद में दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे, बाद में तीसरे पे जाएंगे, बाद में 4th पे जाएंगे। लेकिन क्लीन रूम का मतलब है कि आप टुकड़े टुकड़े में तो बना रहे, लेकिन कौन सा टुकड़ा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, उसमें क्या क्या चीज डालेंगे, ये सब प्रॉपर पता होना चाहिए। सो एज यू कैन सी फॉर्मल सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आएंगे, डेवलपमेंट ऑपरेशनल प्रोफाइल, ये सब पे बेस के ऊपर क्या कौन सा मॉड्यूल आपका कब बनेगा वो बताएंगे। उसके बेस के ऊपर आपका प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा, देन वो कोड को वेरीफाई करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे। देन वापस अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, मतलब वापस उसमें और 4 फंक्शंस ऐड करेंगे, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल पे काम करेंगे। लेकिन अगर एरर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कोड पे वापस वर्क करना पड़ेगा, है ना। एंड सेम वे यहाँ पे इंक्रीमेंट आपने किया, स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग किया, वापस उसमें कुछ मिस्टेक मिला तो वापस वी सपोज टू रीवर्क ऑन दोज एरर। ये आपका क्लीन रूम प्रोसेस होता है, और वही सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, हम लोग बहुत टेक्निकल टर्म्स में वहां पे बताएंगे कि ओके ये आपका एल्गोरिदम होना चाहिए, दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल बी फॉलोइंग, और वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल 1 के अंदर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये वाले प्रिंसिपल्स या ये चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, मॉड्यूल 2 के ऊपर ये वाली चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। इट गोज लाइक दिस। सो स्पेसिफिकेशन टीम रहेंगे हम लोग के, बराबर है, जो एग्जैक्टली कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा मॉड्यूल कब बनेगा, उसमें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनेंगे, उसमें डेटाबेस आपका डिजाइन कहाँ तक बनेगा, ये सब बताएंगे। देन वी हैव डेवलपमेंट टीम, स्पेसिफिकेशंस के बेस के ऊपर काम करेगा, एंड लास्ट में सर्टिफिकेशन टीम रहेगा, जो टेस्ट करने के बाद में आपको सर्टिफाई करेगा कि ओके नाउ वी आर रेडी टू गो और डिप्लॉय आवर सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आपका प्लानिंग होगा, बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग हम लोग का डेवलपमेंट होगा, एंड आफ्टर डिजाइनिंग सर्टिफिकेशन पे आपका टेस्टिंग आएगा। सो वो आपका क्लीन रूम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे दिया है, एंड दिस आर द की पॉइंट्स फॉर दिस। दैट्स इट। यहाँ से इसके आगे हम लोग का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला टॉपिक चालू होगा। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन, एनीवन? Guys, hello. I hope I am audible. Hello. Yes, sir. Yeah. Any doubts? Anyone? Okay. So अब देखो, अभी आपका एक वो बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, और ये जो है ना टेस्टिंग, आप देखो मैंने आपको कितने बार बताया, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, इस इंटीग्रेशन के अंदर के जो सब टाइप्स है, सिस्टम टेस्ट उसके अंदर के जो सब टाइप्स है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्सेप्टेंस टेस्ट, देन उसके अंदर ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स आता है, क्या मतलब होता है, ये सब देखा है हम लोगों ने। तो सेम थिंग इज प्रोवाइडेड हियर, सिंपल सा आपको वो सेम चीज रिवाइज करने के लिए एक रेडी डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। सो एमसीक्यूज में भी ये काम में आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेस्टिंग का बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टर, अब देखो यहाँ पे जो एक यूनिक आपको टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टर। हम लोग में से बहुत सारे लोग आईटी में आते हैं, 2 साल के बाद में दे थिंक की गलती कर दिया आईटी में आके, एंड समवन विल लाइक कि नहीं बहुत अच्छा है, नाउ आई विल कंटिन्यू विद डेवलपमेंट फील्ड, या तो मैं टेस्टिंग में जाऊंगा, या जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, या सिंपल डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली, उसमें हम लोग जाएंगे। सो हर कोई अपना कोई फील्ड डिसाइड करता है, और कोई रिग्रेट करता है फील्ड में आके।
सो हम लोगों को क्या करना है, कंपनीज देखो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहता है एचआर के साथ में, देन आपके टेक्निकल इंटरव्यू रहता है। तो ये सब बेसिस के ऊपर दे ट्राई टू जज द स्टूडेंट, बिकॉज मैं अगर स्टूडेंट को पूछूंगा कि भाई तेरे को डेवलपमेंट अच्छा आता है या टेस्टिंग अच्छा आता है, उसके पास जॉब नहीं है तो वो हाँ ही बोलेगा जो भी मैं काम बोलूंगा उसके लिए। बट आपको जज करने आना चाहिए। वी सपोज टू फिल्टर आउट द पॉपुलेशन और वी सपोज टू फिल्टर आउट द पीपल बेस्ड ऑन देयर कैलिबर, देयर इंटरेस्ट एंड देयर कैपेबिलिटी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हम लोग क्या देखेंगे कि जो पर्सन जिसको पैशन, इफ ही इज अ पैशनेट अबाउट टेस्टिंग और इफ इज अ पैशनेट अबाउट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, ऐसे लोगों को सबसे पहले हम लोग अपॉइंट करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कि टेस्टिंग के बारे में उसके नॉलेज कितना है और जो टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है ये। सो एज यू कैन सी पैशनेट रहना चाहिए, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कितना है उसको, कितने टाइप के टेस्टिंग होते हैं, कौन से टेस्टिंग में क्या चीज फॉलो करना है, जो मैंने आपको टेस्ट केसेस बताया वो टेस्ट केसेस को कैसे फॉलो करना है, अगर टेस्ट केस बोले तो उसको कैसे बनाना है, कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स अगर अवेलेबल है मार्केट में तो वो कौन से टूल्स है, उसको कैसे यूज करना है, उसका स्किल्स होने चाहिए, एक करेक्ट एटीट्यूड होना चाहिए। करेक्ट एटीट्यूड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ओके किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये वाला जो है वो तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर चलता ही है, ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। नेक्स्ट थिंग, आप कंटिन्यूअस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके चेक करेंगे। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने बनाया था वो टाइम पे उसका प्रोडक्टिविटी कैसा था, अभी उसका प्रोडक्टिविटी कैसा है, तो हम लोगों का जो टेस्टर होगा ना उसका भी स्पीड जो है वो बढ़ना चाहिए जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। प्लस एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए ऐसे टेस्टर्स के साथ में, किसका, डेवलपर का, डिजाइनर्स का। तो अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम मिलता है तो एक लंबा प्रोसेस रहेगा जहाँ पे वो ईमेल लिखेंगे, डिटेल्स डालेंगे, कभी तो जाके वो डेवलपर्स को मिलेगा, डेवलपर्स कभी तो उसको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिप्लाई करेंगे, बाद में वर्क करना चालू करेंगे, वापस कुछ मिस्टेक रहेगा वो उस पर रिप्लाई करेंगे, वापस ये रिप्लाई चलेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो मैंने आपको ऊपर बताया ये उसका समरी दिया हुआ है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या क्या होगा, मैंने आपको वो वी मॉडल में हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, बराबर है। सो क्या क्या चीज आता है, पैचेस फाइंड करेंगे हम लोग। पैच आपने देखा, सॉफ्टवेयर पैच मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बग रिपोर्टिंग आएगा, टेस्ट रिपोर्ट्स रहेंगे, सेम टेस्ट केसेस जो आपने लिखे उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना है। देन कोड रिव्यू करना है। कोड रिव्यू का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करते हैं अबाउट पेयर प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया पहले, मतलब एक डेवलपर कोड करेगा और दूसरा वो कोडिंग को चेक करते जाएगा। जैसे एक पर्सन के पास जीपीएस सिस्टम है और एक पर्सन ड्राइव कर रहा है कार को, तो ड्राइवर को रास्ता कौन बताएगा, जिसके पास ये जीपीएस या मैप है जिसके पास। तो एक रास्ता बता रहा है और एक वो रास्ते पे चल रहा है, उसको पेयर प्रोग्रामिंग बोलता है। तो एक डेवलप करते जाएगा, दूसरा वो कोड को साथ में बैठ के रिव्यू करते जाएगा। ये कोड रिव्यू हो गया। डिजाइन रिव्यूज चलेंगे, ऑफ कोर्स जो डिजाइन बनाएंगे बाद में आप आगे भेजेंगे। टेस्ट डिजाइन्स बनेंगे, टेस्ट प्लान्स बनेंगे और देन रिक्वायरमेंट स्टेजेस पे अगर वापस कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आया तो ये देखो, ये जो साइकिल है ना ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, ठीक है। सो अब अगर हम लोग नीचे जो हम लोग के मेन टॉपिक्स है वहां पे अगर हम लोग जाए, सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव, कौन से टेस्टिंग रहेंगे हम लोग के, कंपोनेंट टेस्ट रहेगा। अब ये मैं वापस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कंपोनेंट टेस्ट में क्या आएगा, यूनिट टेस्ट आएगा। देन वी ऑल नो सिस्टम टेस्ट, सिस्टम के टेस्ट में इंटीग्रेशन टेस्ट भी साथ में आएगा। तो यहाँ पे देखो टेस्ट प्रोसेस, कंपोनेंट टेस्ट आएगा, बराबर है, डेवलपर एंड पे होगा यूनिट टेस्ट। देन उसके बाद में इंटीग्रेशन टेस्ट, और इंटीग्रेशन टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो फाइनली सिस्टम टेस्ट आएगा। डिफेक्ट टेस्ट, 5 टाइप के अलग अलग डिफेक्ट टेस्ट करने के लिए हम लोग ये करते हैं। सो अभी इसमें आपको वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 5 टाइप के डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया। सो टेस्ट जो होगा स्पेशली टू डिस्कवर द डिफेक्ट, इसके लिए होगा। तो टेस्टिंग गोल्स क्या रहेंगे, एक तो डिफेक्ट आइडेंटिफाई करो और वैलिडेशन मतलब सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डिजाइन टेस्ट केसेस, जैसे एक्सेल फाइल बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये जो टेस्ट केस आपके बने उसके लिए डेटा प्रिपेयर करेंगे कि ओके क्या स्टेप्स है तो क्या डेटा आना चाहिए। एक बार टेस्ट डेटा मिल गया
तो आप वो एक्सेल फाइल जो है आगे दे दो, जिससे के बेस के ऊपर वी विल बी रनिंग द प्रोग्राम विद दैट टेस्ट डेटा। आपको एक टेस्ट रिजल्ट मिल गया, ये टेस्ट रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल रिजल्ट, बराबर है। मतलब एक्चुअल रिजल्ट दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ में हम लोग एक्चुअल रिजल्ट को टेस्ट करेंगे, है ना, और उसके बेस के ऊपर टेस्ट रिपोर्टिंग बनेगा। सो इन शॉर्ट, मैं यहाँ पे जो आपको ये एक्सेल फाइल बताया, यही पूरा स्टेप्स वहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इन दिस डायग्राम। बस एंड टेस्टिंग पॉलिसी, हर एक कंपनी के अपने खुद के टेस्टिंग पॉलिसीज रहेंगे, अपने खुद के ऐसे एक्सेल फाइल्स रहेंगे, स्टैंडर्ड एक्सेल फाइल्स जो वो बनाएंगे, और ऐसे ही फाइल्स आपको बनाने पड़ेंगे। सो कहीं ना कहीं कोई हर किसी के ये जो एक्सेल फाइल बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक, नंबर ऑफ कॉलम्स कम ज्यादा रहेंगे, चॉइसेस आपके पास अलग रहेंगे, टेस्ट स्टेप्स कुछ अलग रहेंगे, प्री कंडीशन के साथ में और कुछ रहेगा, बराबर है। सो ऐसे उनके अपने कस्टमाइज कोई ना कोई टेबल रहेंगे, वो यहाँ पे टेस्टिंग पॉलिसीज बता रहे हैं हम लोग। दैट्स इट। सो हियर वी आर डन विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 4। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 itself talks about सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो आप देखो कि सर्टेन चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं ना, वो ही वापस आएंगे। सो कोई यूनिक चीजें नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एज वी ऑल नो अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्या क्या पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, टेस्ट केसेस बनाएंगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स रहेंगे जिसका यूज करेंगे हम लोग। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑटोमेशन टूल्स का कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। कंपोनेंट टेस्टिंग मतलब सिंपल यूनिट टेस्ट रहेगा, इंडिविजुअल प्रोग्राम या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है वो टेस्ट करेंगे ऑफ कोर्स। देन सिस्टम टेस्ट, सिस्टम टेस्ट के पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को साथ में इंटीग्रेट करेंगे। जब सारे कंपोनेंट्स साथ में इंटीग्रेट होंगे, देखो कंपोनेंट इंटीग्रेटेड टू क्रिएट अ सिस्टम और अ सब सिस्टम, तो हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट को साथ में इंटीग्रेट किया तो आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम टेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सेम डायग्राम जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा वही है। सो आप देखो सर्टेन पॉइंट्स जो है, सर्टेन टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। देन डिफेक्ट टेस्टिंग, अब भी हम लोगों ने देखा क्या होता है। देन डिफेक्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, ये डायग्राम अब भी हम लोगों ने जो समझा। टेस्टिंग पॉलिसीज यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था। सिस्टम टेस्ट, यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक चालू होता है। सो प्रीवियस जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसका वो उतना सा पार्ट यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा था। एंड फ्रॉम हियर वी स्टार्ट विद द सिस्टम टेस्ट। सो सिस्टम टेस्ट के 2 पॉइंट्स रहेंगे या 2 फेजेस रहेंगे। आप जब अगर सिस्टम टेस्ट करते हैं मतलब आप 2 पॉइंट्स पे वर्कआउट कर रहे हैं। एक दो इंटीग्रेशन टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट अगर सक्सेस हो गया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, रिलीज टेस्ट। रिलीज टेस्ट का मतलब है कि आपका सिस्टम टेस्ट अगर सक्सेस हो गया देन वी कैन डिप्लॉय दिस सॉफ्टवेयर टुवर्ड्स द क्लाइंट एंड, दैट्स व्हाट वी मीन बाय दिस। या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आता है ये, ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आता है। सो देखो system test, it involves integration test itself, then this may involve incremental delivery of the customer side, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, 4 फंक्शंस हर एक बार हर एक मॉड्यूल में ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो सिस्टम टेस्ट जो है बेसिकली ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और वहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग इंटीग्रेशन वाला टेस्ट भी अप्लाई करते हैं और ब्लैक बॉक्स वाला टेस्ट भी अप्लाई करते हैं। ये सब साथ में हम लोग कर सकते हैं सो दैट आपका टाइम बचे और एफिशिएंटली आपका टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। इंटीग्रेशन टेस्ट 2 टाइप के होंगे आपके इंटीग्रेशन टेस्ट। फर्स्ट जो होगा वो होगा टॉप डाउन एंड सेकेंड जो होगा वो होगा बॉटम अप। सो टॉप डाउन एंड बॉटम अप यहाँ पे ओके ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। सो वी कैन इजीली फिनिश सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेक्स्ट लेक्चर में। छोटा सा ही पार्ट है, सर्टेन टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, वही वाले हैं। ओके, सो विल क्विकली फिनिश दिस। ओके सर टॉप डाउन टेस्टिंग एक्सप्लेन किया आपने? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट आपने किया नहीं, यहाँ से नेक्स्ट टाइम करेंगे, इंटीग्रेशन से नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, ठीक है। एनीवन एनी डाउट्स टिल नाउ, बोलो। ओके ठीक है, सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर, नेक्स्ट टाइम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं या। चलो बाय एवरीवन।